कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है इस वीडियो में हम इकाई 12 जिसका नाम है वाणिज्य गणित की अभ्यास 12 सी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इस अभ्यास में समानुपात से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमको आज इस वीडियो में हल करना है। और इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम समझते हैं कि समानुपात होता क्या है। तो समानुपात की परिभाषा है, दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। जब हमारे पास दो अनुपात समान दिए गए हों तो उन समान अनुपातों को ही हम समानुपात कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ दो अनुपात हैं, एक 9:30 और दूसरा अनुपात है 15:50। ये दोनों ही अनुपात के अगर हम मान ज्ञात करें, देखिए जब पहले वाला अनुपात जो है 9:30 है, तो इसको जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये 9/30 हो जाएगा। इसको अब सरलतम रूप में लिखते हैं तो 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 धाई 30, तो ये आ जाएगा 3/10। तो पहले वाले अनुपात का मान आया है 3/10। अब इसी प्रकार हम दूसरे वाले अनुपात का मान ज्ञात करेंगे, तो इस अनुपात को जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 15/50 आ जाएगा। अब इसको सरलतम रूप में बदलने के लिए 3 से 5 से विभाजित हो जाएंगे, 5 तिया 15 और 5 धाई 50, तो दूसरे अनुपात का मान भी 3/10 यहाँ पर आया है। तो उदाहरण के लिए जो दो अनुपात हमने लिए थे, दोनों का मान बराबर है, तो ये दोनों का मान जब बराबर है तो हम इनको बोलेंगे समान अनुपात है। ये दोनों अनुपात एक ही अनुपात में दिए गए हैं, दोनों अनुपात समान है। दो समान अनुपातों को लिखने के लिए हम उनके बीच में समानुपाती चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो अनुपात समान है, तो इनको जब हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इनको हम इस प्रकार लिखेंगे। पहले पहला अनुपात लिख देते हैं 9:30 और बीच में आएगा समानुपाती का चिन्ह। उसके बाद दूसरा अनुपात लिखेंगे 15:50। तो जब दो अनुपात समान हो तो उनको इस प्रकार लिखा जाता है, उनके बीच में समानुपाती चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो और इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे, देखिए इसको जब दो अनुपातों के बीच में समानुपाती चिन्ह का उपयोग किया जाता है तो हम इसको इस प्रकार पढ़ते हैं कि 9:30 समानुपात 15:50। और जब दो अनुपात समानुपात में दिए जाते हैं तो उनके, देखिए यहाँ पर दोनों अनुपातों को समानुपात के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर ये चार संख्या है, 9, 30, 15 और 50। तो जो बाहर वाली संख्या होती है, इधर की ओर से 9 है और पीछे की ओर से है 50, तो बाहर वाली दोनों संख्याओं को कहा जाता है बाह्य पद। बाह्य पद। और बीच वाली दोनों संख्याओं को कहा जाता है मध्य पद। मध्य पद। तो जब दो अनुपात समानुपात में लिखे जाते हैं तो बाहर वाली दोनों संख्याओं को कहा जाता है बाह्य पद और बीच वाली दोनों संख्याओं को कहा जाता है मध्य पद। और जब दो अनुपात समानुपात के रूप में लिखे जाते हैं तो उनके बाह्य पदों का गुणनफल सदैव मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसको इस बात को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास चार संख्या है, एक ए, दूसरी बी, तीसरी सी और चौथी संख्या है डी। अगर हमारे पास चार संख्या इस प्रकार है ए बी सी डी और ये समानुपात में है, तो इसका मतलब है ए पहली दो संख्याओं का जो अनुपात है। अगर चार संख्याएं समानुपात में हैं तो इसका मतलब है कि पहली और दूसरी का जो अनुपात है तीसरी और चौथी के अनुपात के बराबर होगा, तो उनके बीच में समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। जब चार संख्याएं समानुपात में होती हैं तो हम उनको इस प्रकार लिखते हैं, पहली और दूसरी का अनुपात तीसरी और चौथी के अनुपात के बराबर होता है। तो पहली और दूसरी के अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वह तीसरी और चौथी संख्या के अनुपात के बराबर होगा, इसलिए उनके बीच में आ जाएगा समानुपाती का चिन्ह। और जब ये चार संख्या समानुपात में दी गई हैं तो इनके बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा, बाह्य पद यहाँ पर है ए और डी और मध्य पद बीच के पद हैं यहाँ पर बी और सी। तो जब चार संख्या समानुपात में हो, जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है यहाँ पर, तो इनके जो बाह्य पद हैं ए और डी, इन दोनों का जो गुणनफल होगा इस समानुपात के मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। कि बाहर वाली दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है
बीच वाली दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। प्रत्येक समानुपात में ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि दिए गए समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर किसी समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे वे चारों संख्या समानुपात में नहीं है। तो चार संख्या समानुपात में, अगर जब समानुपात में दी गई संख्या अनुपातों के बाह्य पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वह अनुपात समानुपात में नहीं है। ठीक है, अगर चार संख्या समानुपात में है तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर रहेगा। अब हम अभ्यास 9C के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या दी गई है 1। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 में 4 उत्तर और 2 में 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 1 में हमको 4 उत्तर दिए गए हैं और सही उत्तर का चयन करने के लिए हमसे कहा गया है। देखिए, पहला प्रश्न है समानुपाती पदों। यहां पर हमको 4 समानुपाती पद दिए गए हैं और उसके लिए हमको 4 यहां पर उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर हमको बताना है। पहला उत्तर दिया गया है 20 और 60 मध्य पद हैं। यहाँ पर 4 संख्याएं समानुपाती पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें बाह्य पद देखिए, बाहर वाले पद जो है 20 और 90 हैं और मध्य के पद यहाँ पर 30 और 60 है। पहले वाले विकल्प में 20 और 60 को मध्य पद कहा गया है और 20 तो बाह्य पद है और 60 मध्य पद है, तो ये वाला पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए, 30 और 90 बाह्य पद है। बाहर वाली संख्याओं को बाह्य पद कहा जाता है। बाह्य पद में तो 20 और 90 है और विकल्प में 30 और 90 दिया गया है, तो ये भी हो जाएगा गलत। अगला कथन देखिए, 20 और 30 बाह्य पद है और बाह्य पद में तो 20 और 90 है यहाँ पर, तो 20 और 30 बाह्य पद नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन है 30 और 60 मध्य पद है। तो इन समानुपाती पदों में बीच के जो पद हैं 30 और 60 ही हैं, यही मध्य पद हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। 25, 27, 500, 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि। 4 संख्याएं हमको दी गई हैं और कहा गया है कि ये चारों संख्याएं समानुपात में नहीं है, और ये चारों संख्याएं समानुपात में क्यों नहीं है उसके लिए हमको ये ऑप्शन यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करने के लिए हमसे कहा गया है। अब 4 संख्याएं समानुपात में तब होती है जब उनके बाह्य पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर अगर हम इन चारों संख्याओं के बाह्य पदों का गुणनफल निकालें, 25 का और 1000 का गुणनफल, 25 और 1000 का गुणनफल तो आ जाएगा 25,000। अब इनके मध्य पदों का गुणनफल निकालते हैं, तो 27 की गुणा जब हम 500 से करेंगे तो 2 जीरो तो इसी प्रकार लग जाएंगे। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 हो जाएंगे 13। तो बाह्य पदों का गुणनफल तो 25,000 था, मध्य पदों का गुणनफल 13,500 है। तो यहाँ पर चारों संख्याओं में बाह्य पदों, ये जो समानुपात में संख्या दी गई है, इनके बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसलिए ही तो ये समानुपात में नहीं है चारों संख्या। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। दूसरे वाले ऑप्शन में कहा गया है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। देखिए, तीसरे विकल्प में कहा गया था बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है, तो बराबर का मतलब तो ये हो जाएगा कि चारों संख्या समानुपात में है, पर हमसे पूछा गया है कि ये चारों संख्या समानुपात में नहीं है और क्यों नहीं है ये हमको बताना है। तो ये चारों संख्या समानुपात में इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बाह्य पदों का जो गुणनफल है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसलिए ये चारों संख्याएं समानुपात में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 3। नीचे लिखे समानुपाती पदों में x का मान लिखिए। तो प्रश्न संख्या
तीन में हमको कुछ समानुपाती पद दिए गए हैं और उन समानुपाती पद में एक पद x भी है और उसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है हमारे पास, x अनुपात 10 समानुपात 20 अनुपात 40। अब इस समानुपात में हमको इस x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब जब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि ये चारों संख्याएं समानुपाती हैं, समानुपाती का मतलब है हुआ कि इस अनुपात के बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर बाह्य पद कौन कौन से हैं? x और 40 है। तो x और 40 का जो गुणनफल होगा वो इस समानुपात के मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, और यहाँ पर मध्य पद में है 10 और 20। तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अब x का मान ज्ञात करने के लिए 40 यहां पर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो 10 गुणा 20 और उसके बटे में आ जाएगा 40। अब देखिए, अब इसको काट सकते हैं, 10 एकन 10 और 10 चौक 40। फिर 4 से 4 एकन 4 और 4 पंजे हो जाएगा 20। x का मान यहां पर आ जाएगा 5/1। और जब हम 1 से 5 को भाग करेंगे तो भागफल 5 ही प्राप्त होगा। तो पहले प्रश्न में x का मान आ गया है 5, और ये हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 3 का दूसरा सवाल देखिए। अब दूसरे सवाल में हमको समानुपाती पद दिए गए हैं 16 अनुपात 8 समानुपात 8 अनुपात x। अब इन समानुपाती पदों में जो x आया है उसका मान ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो समानुपात में दिए गए पदों में बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर बाह्य पद में 16 और x है, तो 16 और x का जो गुणनफल होगा वह बराबर होगा इस समानुपात के मध्य पदों के गुणनफल के बराबर, 8 गुणा 8 के बराबर। अब x का मान ज्ञात करने के लिए जो x के गुणा में है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो 8 गुणा 8 और नीचे हर में आ जाएगा 16। अब ये विभाजित हो सकता है, 8 एकन 8 8 दूनी 16। फिर x का मान हमको मिला 8/2, और 2 से जब हम 8 को भाग करेंगे तो भागफल आ जाएगा 4। तो यहाँ पर x का मान हमको मिला है 4। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है यहाँ पर सवाल नंबर 3, और समानुपाती पद हमको दिए गए हैं 30 अनुपात 120, समानुपाती का चिन्ह x अनुपात 300। और इस समानुपाती पदों में हमको दिए गए x का मान, यहाँ पर x दिया गया है, इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। समानुपाती पदों में बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर बाह्य पद 30 और 300 है, मध्य पद 120 और x है। तो बाह्य पद है 30 गुणा 300, इनका जो गुणनफल होगा मध्य पद 120 और x के गुणनफल के बराबर होगा। अब हमको तो x का मान ज्ञात करना है, तो x को किसी एक पक्ष में अकेला छोड़ देते हैं। तो दाहिने पक्ष में x है तो x को वहीं रहने देंगे, 120 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में। तो 30 गुणा 300 और हर में आ जाएगा 120। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। फिर तीन और तीन चौक 12 बराबर में है x। तो यहां से जो x का मान मिलेगा वो 300/4, और 4 से जब हम 300 को भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बच जाएगा, उतार लेंगे जीरो तो हो जाएगा 20, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर x का मान आ गया है 75, और यही हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमको दी गई है यहाँ पर, निम्नांकित कथन सत्य या असत्य है, लिखिए। प्रश्न संख्या 4 में दिए गए कथनों में से हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला सवाल देखिए, 1:2 समानुपात 2:4। तो पहले कथन में हमको चार संख्याएं समानुपाती पदों में दी गई हैं। अब चार संख्याएं समानुपाती तब कहलाती है जब उनके बाह्य पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो।
तो यहाँ बाह्य पद में 1 और 4 है, तो 1 और 4 का जो गुणनफल है वो आ जाएगा 4। और मध्य पद में 2 और 2 है, तो मध्य पदों का गुणनफल 2 गुणा 2 भी आ जाएगा 4। तो यहाँ पर इस समानुपात में जो चार संख्या दी गई है उनमें बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। तो ये चारों संख्या समानुपात समान अनुपात में दी गई हैं। यह कथन हमारा हो जाएगा सत्य। और सत्य इसलिए होगा क्योंकि समानुपात में दी गई चारों संख्याओं के बाह्य पद, चारों संख्याओं में जो बाह्य पद हैं उनका गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है, इसलिए दिया गया कथन सत्य है। अब अगला सवाल देखिए। अनु अनुपात 3:4 और अनुपात 3:5 समानुपात में है। अब हमको दो अनुपात दिए गए हैं कथन नंबर 2 में। एक है 3:4 और दूसरा अनुपात है 3:5 और हमसे पूछा गया है कि ये समानुपात में है। ये दिए गए दो अनुपात समानुपात में है या नहीं, ये हमसे पूछा गया है। कहा गया है कि ये दोनों अनुपात समानुपात में है। तो दो अनुपात समानुपात में तब होते हैं जब उनके बाह्य पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो बाह्य पद में 3 और 5 है, तो 3 और 5 का गुणनफल तो 15 आएगा। और मध्य पद 4 और 3, 4 और 3 का गुणनफल आ जाएगा 12। तो यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों अनुपात समानुपात में नहीं है। और कथन 2 में हमको ये दोनों अनुपात समानुपात में दिए गए हैं, तो यह कथन असत्य लिखा हुआ है यहाँ पर। असत्य कथन है ये दोनों अनुपात समानुपात में नहीं है क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर यहाँ पर नहीं है। अब अगला कथन देखिए। 3 पुस्तकें अनुपात 12 भैंसे समानुपात 4 गाय अनुपात 16 कलम। देखिए जब हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो जिन दो संख्याओं का हम अनुपात ज्ञात करते हैं उनके मात्रक एक जैसे होने चाहिए कि तुलना एक जैसी वस्तु की होती है। तो यहाँ पर देखिए 3 पुस्तकों का अनुपात 12 भैंसों से ज्ञात किया गया है, तो ये पुस्तकें हैं और ये भैंसे हैं, तो ये एक जैसी वस्तु की तुलना यहाँ पर अनुपात में नहीं की गई है। तो आगे 4 गाय और अनुपात 16 कलम, तो यहाँ पर भी इनके मात्रक एक जैसे नहीं है। यहाँ 4 गाय की तुलना 16 कलम से की गई है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं के मात्रक एक जैसे होने चाहिए, इकाई एक जैसी होनी चाहिए कि तुलना करने वाली वस्तुएं एक समान हो। जैसे यहाँ पुस्तकें हैं तो दूसरी वाली संख्या भी यहाँ पुस्तकें होनी चाहिए थी, या यहाँ पर भैंसे हैं तो पहले वाले पद में भी भैंसों लिखी होनी चाहिए थी। तो ये कथन तो हमको दिया गया है असत्य, इसको हम असत्य लिख देंगे। अब अगला कथन देखिए। 4 समान मात्रक के पद, अगर हमारे पास 4 समान मात्रक एक जैसे मात्रक वाले पद हो समानुपात में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल है। देखिए अगर 4 समान मात्रक वाले पद, मतलब ये चारों संख्याएं एक ही मात्रक में है, जैसे ये चारों किलोमीटर में है, ए किलोमीटर, बी किलोमीटर, सी किलोमीटर, डी किलोमीटर, ये चारों संख्याएं एक जैसे मात्रक में है और ये चारों संख्याएं समानुपात में तभी कहलाएंगी जब इनके चरम, चरम का मतलब है बाह्य पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा ही कथन में लिखा हुआ है, तो ये कथन तो यहाँ पर सही दिया गया है कि 4 समान मात्रक वाले पद समानुपात में तभी होते हैं जब उनके बाह्य पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 5। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। हमको चौड़ाई बताने के लिए कहा गया है। प्रश्न में कहा गया है कि एक आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:4 दिया गया है। उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमको दिया गया है। फिर कहा गया है कि यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताने के लिए हमसे कहा गया है। तो यहाँ पर हमको दो राशियों में अनुपात दिया गया है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों का अनुपात दिया गया है और उन दोनों राशियों में से एक राशि का मान भी दिया गया है और दूसरी राशि ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जब हमको
किन्हीं दो राशियों का अनुपात दिया जाए और उनमें से एक राशि पहले से दी जाए और दूसरी राशि ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे? तो जिन राशियों का अनुपात हमको दिया जाता है, जो अनुपात हमको दिया जाता है उसको हम किसी चर द्वारा मान लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पर आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया गया है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना लंबाई और चौड़ाई में हमको यहाँ अनुपात दिया गया है, वास्तव में जो उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई है वो हमको नहीं दी गई है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई, देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। लंबाई और चौड़ाई दोनों का अनुपात दिया गया है, तो लंबाई को हम मान लेंगे 5x। तो जब दो राशियां अनुपात में दी जाती हैं तो उनको हम एक चर राशि द्वारा मान ले प्रदर्शित कर लेते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया था, तो लंबाई को 5x मान लेंगे और चौड़ाई को हम 4x मान लेंगे। कमरे की चौड़ाई, तो कमरे की चौड़ाई हम यहां पर मान लेते हैं 4x। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में हमसे कहा गया है। प्रश्न में हमसे कहा गया है यदि कमरे की जो लंबाई है वह 15 मीटर है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कमरे की जो लंबाई है, कमरे की लंबाई बराबर है 15 मीटर के, ये हमसे प्रश्न में कहा गया है। और लंबाई हमने मानी है कमरे की 5x, तो 5x यहां पर रख देंगे। जो 5x का मान होगा वह 15 मीटर के बराबर होगा, क्योंकि प्रश्न में हमको कमरे की लंबाई तो दी गई है 15 मीटर और हमने जो लंबाई मानी है वह 5x है दिए गए अनुपात के अनुसार। तो 5x बराबर आ जाएगा 15 मीटर के। अब x का मान ज्ञात करने के लिए 5 इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो 15 मीटर उसके बटे में आ जाएगा 5। तो 5 से अगर हम 15 को भाग दें तो आ जाएगा 3 मीटर। तो यहां पर अब हमको x का मान मिल चुका है और x के मान की मदद से हम इस कमरे की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। चौड़ाई हमने 4x मानी है और x का मान आया है 3, और 3 यहाँ x के स्थान पर रखेंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12। तो लिखते हैं तब कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई बराबर हो जाएगी, कमरे की चौड़ाई हमने यहाँ पर 4x मानी थी, पर x के स्थान पर हम रखेंगे 3 मीटर और 4 की गुणा 3 मीटर से करने पर 4 तिया हो जाएगा 12 मीटर। तो उस कमरे की चौड़ाई है 12 मीटर। प्रश्न में हमसे कहा गया था आयताकार कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है वो 5:4 दिया गया है, और यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया था। तो चौड़ाई आ गई है 12 मीटर। अगर देखिए लंबाई 15 है, चौड़ाई 12 है, अगर दोनों का अनुपात अगर हम निकालें 15:12, इसको जब भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 15/12, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो ये अनुपात आ जाएगा 5:4 ही, जैसा प्रश्न में हमसे कहा गया था। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, नहीं प्रश्न संख्या 6 है पहले। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनवाने के में प्रयुक्त बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात है। यदि बेसन कुल 21 किलोग्राम लगा हो तो चीनी की मात्रा बताइए। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 15 अगस्त के दिन विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाए गए और लड्डू बनाने में जो प्रयुक्त, लड्डू को बनाने में जितना बेसन और चीनी लगा है उसकी मात्रा का अनुपात दिया गया है कि 1:3 के अनुपात में बेसन और चीनी लगे हैं लड्डुओं को बनाने में। और आगे कहा गया है यदि बेसन कुल 21 किलोग्राम हो तो चीनी की मात्रा कितनी थी। कि अगर लड्डू को बनाने में 21 किलोग्राम बेसन लगा हो तो चीनी की मात्रा कितनी थी, चीनी कितनी लगी थी, ये हमसे पूछा गया है इस प्रश्न में। तो यहाँ पर बेसन और चीनी का अनुपात दिया गया है, तो जिन दो राशियों का अनुपात हमको दिया जाएगा उन राशियों को हम मान लेंगे, उनके साथ उनके अनुपातों के साथ हम किसी एक चर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ बेसन की मात्रा और चीनी की मात्रा में अनुपात दिया गया है,
तो यहाँ पर चर x का उपयोग हम कर लेंगे, तो बेसन की मात्रा हम मान लेते हैं 1x और चीनी की मात्रा हम मान लेंगे 3x। तो लिखते हैं यहाँ पर माना बेसन की मात्रा, बेसन की मात्रा 1x, क्योंकि बेसन और चीनी में 1 और 3 का अनुपात दिया गया है, तो बेसन का अनुपात है 1, तो हम मान लेंगे 1x। और एक साइड में हम लिखते नहीं है किसी चर के, तो केवल x लिख देंगे। और चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा हम मान लेते हैं y, चीनी की मात्रा हम मानेंगे 3x। अब जो प्रश्न में हमसे कहा गया है उसके अनुसार काम करेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमसे बोल दिया गया है कि बेसन लड्डू को बनवाने में कुल बेसन की मात्रा थी 21 किलोग्राम। तो बेसन की मात्रा हमको यहाँ पर दी गई है, बेसन की मात्रा, लड्डुओं को बनाने में जो बेसन की मात्रा लगी है वह थी 21 किलोग्राम। और दिए गए अनुपात के अनुसार जब हमने बेसन की मात्रा मानी थी तो वह x थी, बेसन की मात्रा हमने मानी थी x, तो यहां लिखेंगे x बराबर 21 किलोग्राम ही आ गया। तो x का मान भी कितना है, 21 किलोग्राम। अब x के मान की मदद से हम चीनी की मात्रा बता सकते हैं, तो लिखते हैं तब चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा, तो चीनी की जो मात्रा है दिए गए अनुपात के हिसाब से हमने मानी थी 3x, तो 3 और x के स्थान पर हम x का मान रख देंगे 21 किलोग्राम। तो 3 की गुणा 21 से करने पर आ जाएगा 63 किलोग्राम। तो लड्डू को बनवाने में अगर 21 किलोग्राम बेसन लगा है तो चीनी की मात्रा थी 63 किलोग्राम, और यही हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। यदि 6, 18, x 15 समानुपात में है, यहाँ पर चार संख्याएं दी गई है और उनको बोला गया है ये चारों संख्याएं समानुपात में हैं, x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। x का मान हमको इस प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब जब चार संख्याएं समानुपात में होती हैं तो इसका मतलब है पहली और दूसरी का जो अनुपात है और तीसरी और चौथी संख्या का जो अनुपात है वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो इनके बीच में आ जाएगा समानुपात का चिन्ह। तो ये चारों संख्याएं समानुपात में थी तो हमने लिखा पहली और दूसरी का अनुपात, तीसरी और चौथी का अनुपात बराबर होगा जब ये चारों संख्याएं समानुपात में है, तो दोनों अनुपातों के बीच में हम समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। अब जब चार संख्याएं समानुपात में होती हैं तो उनके बाह्य पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर बाह्य पद है 6 और 15, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा मध्य पद 18 और x के गुणनफल के बराबर होगा। अब हमको x का मान याद करना है तो x को दाहिने पक्ष में अकेला छोड़ेंगे, इधर 18 गुणा में है तो बाएं पक्ष में आ जाएगा भाग में, 6 गुणा 15 और बटे में आ गया 18। अब ये विभाजित होगा 6 घन 6, 6 तिया 18, तो यहाँ पर x का मान 15/3 मिला, और 3 से जब 15 को भाग देंगे तो 3 पंजे हो जाएगा 15, तो यहाँ पर x का मान आ गया है 5, और 5 हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है कि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में 3:8 का अनुपात है। कि लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की जो दूरी है उनका अनुपात 3:8 दिया गया है। और आगे हमसे कहा गया है लखनऊ और इलाहाबाद, यदि लखनऊ और इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। प्रश्न में, इस प्रश्न में हमको दो शहरों के बीच की दूरियों का अनुपात दिया गया है, लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद। दोनों शहरों के जो लखनऊ से दोनों शहरों की बीच की दूरी का अनुपात हमको दिया गया है 3:8, और इन दोनों दूरियों में से, दोनों शहरों की दूरियों में से एक शहर की दूरी हमको दी गई है और दूसरे शहर की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जिन दो शहरों के बीच की दूरी का अनुपात दिया गया है उनकी दूरियां हम मान लेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं माना लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से कानपुर
की दूरी का अनुपात यहाँ पर 3 है, तो इसके साथ हम एक चर लिखेंगे x। तो लखनऊ से कानपुर की दूरी हमने मान ली है 3x। और लखनऊ से इलाहाबाद, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी हम मान लेंगे 8x। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है एक शहर के बीच की दूरी, तो हमको प्रश्न में दी गई है, उसकी मदद से हम x का मान पता करेंगे और फिर दूसरे शहर की दूरी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न में कहा गया है लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। प्रश्न में दिया गया है लखनऊ से इलाहाबाद, इलाहाबाद की दूरी, इलाहाबाद की दूरी दी गई है प्रश्न में 200 किलोमीटर। और हमने जो दूरी मानी है दिए गए अनुपात के हिसाब से, लखनऊ से इलाहाबाद की जो दूरी है 8x है, तो यहां पर 8x बराबर हो जाएगा 200 किलोमीटर के। x का मान ज्ञात करने के लिए 8 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा भाग में, तो 200 किलोमीटर उसके बटे में आ जाएगा 8। तो 8 दूनी 16, 4 बच जाएंगे, 8 पंजे 40 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा, x का मान यहां पर आ गया है 25 किलोमीटर, तो ये तो x का मान आया है। हमको लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, वह हमने 3x मानी है, तो x के स्थान पर हम 25 रख देंगे x का मान। तो यहां लिखते हैं तब लखनऊ से, लखनऊ से कानपुर की दूरी, कानपुर की दूरी वो हमने मानी थी 3x, और x के स्थान पर हमको रखना है 25 किलोमीटर। अब 3 की गुणा 25 से करने पर 25 क्या हो जाएगा, 75 किलोमीटर। तो लखनऊ से कानपुर के जो बीच की दूरी है वह है 75 किलोमीटर। अगर लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, तो लखनऊ और कानपुर के बीच की जो दूरी है वह आ जाएगी 75 किलोमीटर, और यही हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 9। एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2 और 3 अनुपात के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों, तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग निकालने के लिए हमसे कहा गया है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों द्वारा अलग अलग पौधे लगाए गए और कुल 1500 पौधे दोनों ने मिलकर लगाए, और 2 और 3 के अनुपात में वे पौधे लगाए हैं, कि लड़कों ने अगर 2 पौधे लगाए हैं तो लड़कियों ने लगाए होंगे 3 पौधे, और कुल 1500 पौधे उन दोनों के द्वारा लगाए गए, लड़कों और लड़कियों के द्वारा। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि लड़के और लड़कियों द्वारा अलग अलग पौधों की संख्या बतानी है, कि 1500 पौधों में से लड़कों ने कितने पौधे लगाए हैं और लड़कियों ने कितने पौधे लगाए हैं 1500 में से, ये हमसे बता ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और लड़के और लड़कियों के द्वारा जो लगाए गए पौधों की संख्या का अनुपात है वह 2:3 है। ठीक है, हम मान लेते हैं यहां पर कि माना, देखिए जिन दो राशियों का अनुपात दिया जाता है उनके साथ हम एक चर का उपयोग करते हैं, तो हम मान लेते हैं यहां पर जो अनुपात दिया गया है लड़के और लड़कियों के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या का अनुपात दिया गया है, तो यहां पर मान लेंगे, माना लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, पौधों की संख्या बराबर हम मान लेंगे यहां पर 2x। लड़कों की संख्या का अनुपात था 2, तो 2 के साथ x रखा। और फिर लड़कियों, लड़कियों द्वारा चलो एस लिखते हैं, लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, पौधों की संख्या मान लेंगे 3x। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है प्रश्नानुसार
ये प्रश्न में हमसे कहा गया है कि दोनों के द्वारा जो लगाए गए कुल पौधों की संख्या है वह 1500 है। तो लिखते हैं कुल पौधे, दोनों ने मिलकर कुल पौधे लगाए हैं 1500। और जो हमने माना है उस हिसाब से लड़कों ने पौधे लगाए 2x, लड़कियों ने पौधे लगाए 3x। अगर इन पौधों की संख्या को जोड़ेंगे तभी तो 1500 आएगा। तो 2x में प्लस करेंगे 3x और बराबर हो जाएगा 1500। 2x 3x जोड़ने पर 5x आ जाएगा बराबर में 1500। अब x का मान ज्ञात करने के लिए 5 इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। 1500/5, और 5 से 1500 को भाग करेंगे, 5 या 15 और 2 0। तो x का मान गया है 300। ये तो x का मान आया है, और हमको लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या निकालनी है और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या निकालनी है। लड़कों ने पौधे लगाए थे 2x और x का मान आया है 300, तो x के स्थान पर 300 रख देंगे। तो यहां पर लिखते हैं अतः लड़कों ने पौधे लगाए, लड़कों ने पौधे लगाए बराबर 2x था, पर x के स्थान पर हमको रखना है 300। तो 2 की गुणा हो जाएगी 300 से, तो आ जाएगा 600 पौधे लगाए लड़कों ने। और लड़कियों ने लड़कियों ने पौधे लगाए, पौधे लगाए तो वह संख्या थी 3x, और x के स्थान पर हमको 300 रखना था। तो 3 की गुणा 300 से करने पर आ जाएगा 900। तो 1500 पौधों में से लड़कों ने 600 पौधे लगाए हैं और लड़कियों ने 900 पौधे लगाए हैं। यही हमारे इस प्रश्न के हो जाएंगे सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10 पर। देखिए प्रश्न संख्या 10, गौरव ने रुपए 70 में 10 किलोग्राम अमरूद अमरूद बेचे तथा आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद रुपए 35 में बेचे। तो किसका अमरूद सस्ता है? यदि ऐसा है तो किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं, या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं? तो प्रश्न में हमसे कहा गया है, एक तो है गौरव, एक है गौरव और एक है आरिफ। गौरव जो है, गौरव ने अपने 10 किलोग्राम जो अमरूद थे उसके पास, उसने वह 70 रुपए में बेचे। कितने में बेचे? 70 में। गौरव ने 10 किलोग्राम अमरूद 70 रुपए में बेचे हैं। और आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपए में बेचे हैं। उसने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपए में बेचे हैं। अब हमसे पूछा गया है कि किसका अमरूद सस्ता बिका है। अगर सस्ता बिका है तो उन्होंने किस किस भाव में अपने अमरूद बेचे हैं, ये हमसे पूछा गया है। और यदि दोनों ने अमरूद जो है एक ही भाव में बेच रहे हैं तो वो हमको बताने के लिए कहा गया है। देखिए, अगर दोनों के अमरूदों की मात्रा का अनुपात हम निकालें तो गौरव ने 10 किलोग्राम अमरूद बेचे हैं और आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद बेचे हैं। तो दोनों का अगर हम अनुपात निकालें तो 5 बटा अगर हम 10 लिखेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो अनुपात आएगा 1/2। एक 1/2 आ गया। और उनके रुपए, जिस मूल्य पर उन्होंने अमरूद बेचे हैं उनकी रुपए का अगर अनुपात याद करें तो 35 ऊपर और 70 नीचे। 35 कन 35, 35 दूनी 70। तो उनके द्वारा बेचे गए अमरूद की मात्रा का जो अनुपात है उनके द्वारा दिए गए मूल्य का जो अनुपात है वो दोनों बराबर है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि दोनों ने जो अमरूद बेच रहे हैं दोनों वो एक ही अनुपात में बेच रहे हैं। देखिए, जो गौरव है वो 10 किलो अमरूद 70 रुपए में बेचता है, तो उसने 1 किलो अमरूद कितने में बेचे होंगे? 70 को भाग कर देंगे 10 से, तो 10 सत्ते 70, 7 रुपए किलो के हिसाब से गौरव ने अमरूद बेचे। आरिफ ने 35 किलोग्राम अमरूद आरिफ ने 35 किलोग्राम बेचे थे। 35, अच्छा, 5 किलोग्राम अमरूद जो थे आरिफ ने 35 रुपए के बेचे। तो अगर 1 किलोग्राम अमरूद का मूल्य हम निकालें आरिफ का, तो 35/5 आ जाएगा, 5 सत्ते 35।
तो यह भी 1 किलोग्राम अमरूद 7 रुपए के बेचे हैं इसने भी, और गौरव ने भी 1 किलोग्राम अमरूद 7 रुपए के बेचे हैं। तो ये दोनों जो है अमरूद का भाव दोनों का कैसा है, एक जैसा है, एक ही भाव पर दोनों अमरूद बेच रहे हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर, अतः गौरव और आरिफ एक ही भाव में, एक ही भाव में अमरूद बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। और अमरूद का जो भाव है, अमरूद, अमरूद का भाव 7 रुपए प्रति किलोमीटर, प्रति किलोग्राम है, प्रति किलोग्राम है। कि दोनों जो हैं अमरूद 7 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 10 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 12C भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट तुरंत मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अभ्यास 12D के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।